हेलो दोस्तों, इंडो पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज देखने वाले हैं हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर जो भी दोस्त नहीं देखे हैं वो देख लें। पहला चैप्टर अपलोड कर दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सब्जेक्टिव 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव हर वर्ष पूछा जाता है। इस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को सभी क्लास का 6ठी से लेकर के 12वीं तक आर्ट्स क्लास का आप लोगों को लेक्चर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और अच्छा कंटेंट के साथ आपको याद भी रहेगा और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। इसमें साइंस को छोड़ करके 11-12 के साइंस को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट आर्ट्स के डिपार्टमेंट में सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया जाएगा। बारी बारी से देते हुए जाएंगे, तो आप लोग धैर्य से वीडियो को देखिए। अच्छा, इस चैप्टर में देखेंगे हम कि ये ज्योग्राफी क्लास का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन निकल के आता है और पूछा जाता है हर वर्ष। कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 5 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर वाला एक पूछा जाएगा और 3 नंबर वाला एक पूछा जाएगा। इस तरह से पूछा जाता है हर वर्ष। और इस एकेडमी के माध्यम से इस चैप्टर को इतना आसान तरीका से समझाएंगे कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और हमेशा के लिए एग्जाम तक के लिए याद रहेगा। अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुरंत इस पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगा उसको वन लाइनर के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो चैप्टर का नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या क्या है, अच्छा कहाँ कहाँ पे कितना है, क्या घनत्व है, एक देश में कितना आदमी रह रहा है, उसका रहने का क्या प्रोसेस है, और वृद्धि क्या कितना हो रहा है किसी भी देश की जनसंख्या में। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि किसी भी देश के निवासी को उस देश का वास्तविक धन या वास्तविक संसाधन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में किसी भी देश के निवासी को या किसी भी देश के लोगों को उस देश का वास्तविक धन या वास्तविक संसाधन कहते हैं। किसको कहते हैं? उस देश के लोगों को कहते हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितना था? 600 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया है। कब की बात कर रहे हैं? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में कितना जनसंख्या? 600 करोड़। लेकिन 21वीं शताब्दी के 2025 की बात अगर करेंगे तो अभी फिर देखा जाए तो कम से कम 800 करोड़ जनसंख्या दर्ज की गई है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये बात। ठीक है। एशिया, अगला पॉइंट, एशिया की जनसंख्या के संबंध में जानते हैं। जॉर्ज बीकेसी ने कहा है, क्या कहा है कि एशिया के बहुत स्थानों पर क्या बोल रहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एशिया में बहुत ऐसा जगह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कम है लेकिन लोग ज्यादा रहते हैं, और बहुत ऐसा देश ऐसा है कि वहाँ क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है लेकिन लोग कम रहते हैं। कहने का मतलब ये है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बीकेसी ने कहा है, क्या कहा है? एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रह रहे हैं और कम स्थानों पर क्या रह रहे हैं? बहुत अधिक लोग रह रहे हैं। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं अब जनसंख्या पर। क्या जनसंख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी राज्य, प्रदेश, देश या किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले कुल जन मतलब लोग, जन मतलब जनता, जन मतलब लोग की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। फिर से समझ लीजिए। बोला कि किसी भी राज्य, प्रदेश, देश या किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले कुल जन या लोग की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अच्छा, एक बार देखते हैं।
इस संसाधन के प्रकार, संसाधन कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखते हैं, पहले तो जानते थे कि 2 प्रकार के, लेकिन आज देखेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे? वो संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा, भगवान ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया है, उसको प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जैसे पर्वत, जल, सोना, वृक्ष, वायु, ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो आदमी नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे? वैसा संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन का मानव के द्वारा टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के माध्यम का प्रयोग कर उसे मानव के यूज के लिए बनाया जाता है, मानव के प्रयोग के लिए बनाया जाता है, उसको मानव निर्मित संसाधन। अगला पॉइंट देखते हैं, बोला जाता है कि एक तीसरा नंबर में कौन सा आ गया? मानव संसाधन। कौन सा? मानव। मानव भी क्या है? एक संसाधन है। तो संसाधन के कितना प्रकार? 3 प्रकार। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन वो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जैसे पेड़, पौधे, जल, वायु, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो मानव के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, मानव निर्मित संसाधन क्या किसको बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन उसको बोलेंगे जो प्राकृतिक संसाधन का मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग से, प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने से मानव के यूज के लिए बनाया जाता है, उसी को बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पे लकड़ी, पेड़ प्राकृतिक संसाधन है, और पेड़ में कारीगरी दिखा करके उसका कुर्सी, टेबल या फर्नीचर बना देना, वो मानव निर्मित संसाधन। तीसरा, मानव संसाधन। कैसा संसाधन? मानव। मानव भी एक क्या है? संसाधन है। देखते हैं मानव संसाधन कैसा संसाधन है, देखते हैं। मानव संसाधन, मानव संसाधन उन लोगों को कहेंगे जो लोग शिक्षा, प्रशिक्षण या अपना अनुभव से समाज या सरकार की को फायदा पहुंचाता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। समझ में आया? मानव संसाधन किसको बोलेंगे? मानव संसाधन उन लोगों को कहेंगे जो लोग शिक्षा, प्रशिक्षण या अपना अनुभव से समाज या सरकार को क्या पहुंचाता हो? फायदा पहुंचाता हो, उसे क्या बोलेंगे? मानव संसाधन। अब आगे देखते हैं, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। क्या है अगला पॉइंट टॉपिक? विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या वितरण के प्रारूप देखेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ जनसंख्या कितना कितना मात्रा में है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उसके अनुसार देखते हैं। जनसंख्या अलग अलग भागों में कितना संख्या में और कौन सी जनसंख्या, जैसे कि बच्चे, बूढ़े, वयस्क निवास करती है, उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वितरण। एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक बारी में समझ में आ जाएगा। जनसंख्या अलग अलग भागों में कितने संख्या में, कौन सी जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या में कौन कौन आ जाएगा? बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे, वयस्क भी आ जाएंगे, निवास करते हैं या करती है, उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व जनसंख्या का 90% जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या का 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पर निवास करते हैं। पृथ्वी के 10% भाग पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। समझिए, विश्व के जनसंख्या का 90% जनसंख्या, टोटल जो पॉपुलेशन है पूरा दुनिया का, उसका 90% जनसंख्या है जो पृथ्वी के 10% भाग पर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर? 10% भाग पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के 71% भूभाग पर पानी पाया गया, तो बचा कितना उधर? 29%। और 29% में से 10% भाग पर कौन निवास करते हैं? 90% लोग करते हैं। बाकी उधर कितना बचा? 19%। और 19% पे क्या पाया जाएगा?
जंगल पाया जाएगा, झाड़ पाया जाएगा, नदी पाया जाएगा, तालाब पाया जाएगा, वन पाया जाएगा, पर्वत पाया जाएगा। ये सब किस पे पाया जाएगा? 19%। क्लियर है? आगे पढ़ने देखते हैं। दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या, कितना प्रतिशत जनसंख्या? दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या 10 देश में निवास करती है। दुनिया का 60%, क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा इसको। बोला कि दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है, जिसमें से 4 देश एशिया का है। कितना है देश एशिया का? 4 देश। समझ में आया? बोला कि दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या 10 देश में निवास करती है, जिसमें से 4 एशिया के अंतर्गत होता है। 4 देश किसके अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। देखते हैं, कुल जनसंख्या में 60% लोग कितना कहाँ पे निवास कर रहा है? एशिया में कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, 10 देश में से कौन कौन सा एशिया में आएगा? देखते हैं, भारत ये एशिया में है, चीन एशिया में है, उसके बाद मेक्सिको, रूस, बांग्लादेश एशिया में, पाकिस्तान एशिया में, नाइजीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये 10 देश है। इस 10 देश में टोटल पॉपुलेशन का कितना निवास करता है? 60%। क्लियर है? आगे देखते हैं, कौन कौन सा? भारत, चीन, मेक्सिको, रूस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसमें से 4 देश कौन सा एशिया का है? भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आगे देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व। क्या देखेंगे? जनसंख्या का घनत्व। देखते हैं जनसंख्या का घनत्व क्या है। जनसंख्या का घनत्व देखते हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र में जैसे हो सकता है राज्य, देश, प्रदेश। किसी भी विशेष क्षेत्र में जैसे कि राज्य, देश, प्रदेश के जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? या तो जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनसंख्या घनत्व के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनसंख्या घनत्व का इंट्रोडक्शन या परिचय आप ये लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को शुरुआत करने में सबसे पहले परिचय लिखा जाता है, उससे अच्छा इम्पैक्ट होता है कॉपी चेक करने वाले को। देखते हैं, किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, प्रदेश, देश के जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखते हैं, जनसंख्या घनत्व से प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जन या लोगों के औसत का क्या करता है? पता चलता है कि कितना 1 किलोमीटर में कितना लोग निवास कर रहे हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, इसका मतलब ये किसी भी देश में कितना जनसंख्या है और कितना वहां का क्षेत्रफल है। समझ में आया? देखते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन बनाया है, देख लेते हैं। किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1.5 लाख है। कितना? किसी भी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1.5 लाख है। जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल ना। तो कुल जनसंख्या कितना है? 1.5 लाख और कुल क्षेत्रफल कितना है? 100। इसको कटा दिए, भाग दिए तो क्या हुआ? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति निवास कर रहा है? 1500। क्लियर है? अगर सिर्फ जनसंख्या घनत्व के बारे में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे उसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर आएगा इससे। आगे पॉइंट देखते हैं आप क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कारक मतलब कौन कौन सा
इफेक्ट है, कौन कौन प्रभावित करता है वो देखते हैं। इसको जनसंख्या वितरण को देखते हैं। मतलब दो कारक है, कौन कौन सा, भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक, सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या है, जैसे कि भौगोलिक कारक में मिट्टी, चट्टानी जमीन, समतल मैदान, बाढ़, पर्वन, जंगल, वनस्पति, जल, वायु, चक्रवात जैसी भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या वितरण पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से भौगोलिक कारक का वर्णन करें। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर में, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन इसको इस तरह से दीजिएगा कि मिट्टी, चट्टानी जमीन, समतल मैदान, बाढ़, पर्वन, जल, जंगल, वनस्पति, जल, वायु, चक्रवात जैसे भौगोलिक कारक। ये सब क्या है, कौन सा कारक है, भौगोलिक कारक। ध्यान देना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे निकल जाता है। जो जनसंख्या वितरण को क्या करता है, प्रभाव डालती है। जनसंख्या वितरण पर क्या होता है, प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि समतल मैदान में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि वहां कृषि आसानी से कर सकते हैं। सही बात है, पहाड़ पे आदमी कौन रहना पसंद करेगा, वहां तो ना पानी की सुविधा होगा, ना रोड की सुविधा होगा, ना दुकान की सुविधा होगा, ना मार्केट की सुविधा होगा पहाड़ पर। लेकिन सब समतल मैदान पे तो सब चीज की सुविधा होगा, इसलिए समतल मैदान पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे और समतल मैदान पर किसी भी आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, भौगोलिक कारक के निम्नलिखित कारक है। भौगोलिक कारक के निम्नलिखित कारक है, कौन कौन सा, सबसे पहले जल की उपलब्धता। जहाँ पे जल होगा वहां पे लोग ज्यादा बसना पसंद करेंगे। देखते हैं, जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक है। सही बात है, इसलिए लोग जल वाले क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज, क्या बोले कि जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए लोग जल वाले क्षेत्र में रहना क्या बसना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने तथा पशुओं, फलों, उद्योग तथा नौचालन में किया जाता है। सही बात है, यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सबसे घना आबादी वाला क्षेत्र है। नदी घाटी वाला क्षेत्र जो है विश्व का सबसे घना आबादी वाला क्षेत्र है। एग्जाम्पल के तौर पे गंगा नदी के किनारे देखिए, एकदम घना आबादी मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे पानी की उपलब्धता है, वहां पानी से सिंचाई भी कर सकते हैं, पानी का प्रयोग करके अपना आगे भी चल सकता है। देखते हैं आगे पर क्या बोले यहाँ पे कि जल जमीन का महत्वपूर्ण कारक है। क्या, जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए लोग जल वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। जल का उपयोग पीने में, नहाने में, भोजन बनाने में, पशुओं को पालने में, फसलों को उगाने में, उद्योग में तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सबसे घना आबादी वाला क्षेत्र माना गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, मृदा कारक। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जहाँ रहेगा आदमी वही पसंद करेगा। पंजाब ऐसी जगह उपजाऊ मिट्टी है, महाराष्ट्र उपजाऊ मिट्टी है, लोग वहां रहना पसंद करेंगे। बंजर भूमि पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में लगभग 60% ग्रामीण आबादी जो है वो कृषि पे डिपेंड है। देखते हैं मृदा कारक। मृदा कारक, उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये मृदा गहन कृषि के का आधार बन सकती है। गहन कृषि का मतलब ज्यादा मात्रा में कृषि करना। क्या बोले कि उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये मृदा गहन कृषि, ज्यादा कृषि करने का आधार बन सकती है। और जहाँ पे ज्यादा कृषि होगा, पैदावारी जहाँ पे ज्यादा होगा, लोग वहीं पे बसना पसंद करेंगे। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर में देखेंगे हम लोग भू आकृतिक कारक। देखेंगे इसमें कि भूमि का आकार कैसा है, भूमि पर्वत वाला है या समतल मैदान है या ढलान वाला है, कैसा है, बंजर भूमि है, कैसा है, उसके बारे में बोला कि भू आकृतिक कारक। लोग समतल मैदान और मंद ढालों पर बसना पसंद करते हैं। समतल मैदान और मंद ढाल हो लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में
फसलों की उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए बेहतर होता है। सही बात है, क्योंकि ऐसे जगह पे, समतल जगह पे रोड आसानी से पहुंच, अब उत्पादन कर लिया हम खीरा, रोड ही नहीं है, मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, तो उत्पादन करने से क्या फायदा। इसलिए ऐसा जगह पे कृषि करना चाहिए, या ऐसा जगह पे अपना इंडस्ट्री लगाना चाहिए जहाँ पे रोड का कनेक्टिविटी मार्केट से हो। उससे क्या होगा, डेवलप बढ़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। बोल रहा है कि लोग समतल मैदान और मंद ढालों पर बसना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए बेहतर होता है। अगला पॉइंट, पर्वतीय और पहाड़िय क्षेत्र में लोग बसने में परेशानी होती है, क्योंकि यह क्षेत्र परिवहन तंत्र और उद्योग के अनुकूल नहीं होती है। परिवहन तंत्र का मतलब रोड का नहीं होना, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होना। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो उद्योग से जो माल बनेगा, उत्पादित होगा, वो मार्केट तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, ये अनुकूल नहीं होता है बसने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, गंगा के मैदान भाग में अधिक जनसंख्या बसते हैं, क्योंकि जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग में कम जनसंख्या बसते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा के मैदानी भाग जो है, इस वहाँ पे रोड का कनेक्टिव समतल भूमि है। वही हिमालय वाला पहाड़ी क्षेत्र ऊपर नीचे है, वहाँ रोड नहीं है, जिसके कारण समतल मैदान में बसते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जलवायु कारक। कैसा कारक? जलवायु कारक। क्वेश्चन पूछा गया है कि भौगोलिक कारक में निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा? जलवायु कारक। कैसे? सब कुछ तो ठीक रहेगा, लेकिन परिवर्तन, जलवायु अनुकूल नहीं रहेगा आदमी के लिए, तो बचना मुश्किल है। देखते हैं, अधिक गर्मी या अधिक ठंडे मरुस्थल में लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेश सूखा जलवायु के कारण लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे जल का नहीं होना, लू का बहना, ये सब क्या है? परेशानी है। जलवायु कारक है। कैसा कारक है? जलवायु कारक। एक बार देख लेते हैं, अधिक गर्मी अथवा ठंडे मरुस्थल में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, कौन सा? भूमध्य सागरीय, पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा है उसको भूमध्य बोलते हैं। बोलते भूमध्य सागरीय प्रदेश। कैसा सागर? भूमध्य सागरीय प्रदेश सूखा जलवायु के कारण लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे जल का नहीं होना। सही बात है। उसके बाद लू का बना, जब ज्यादा गर्मी अगर रहेगा तो लू बहेगा, लू चलेगा तो आदमी को परेशानी होगा, नहीं रहना पसंद करेगा। अनुकूल जगह पे रहना लोग पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं आर्थिक कारक। कैसी कारक? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखेंगे, देख लेते हैं आर्थिक कारक। वह कारक जो अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, उसे आर्थिक कारक कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन यहीं से चालू कीजिएगा आर्थिक कारक के बारे में। क्या बोले? वह कारक जो अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, उसे आर्थिक कारक कहते हैं। जैसे औद्योगिक, मजदूरी, कर मतलब टैक्स आदि जनसंख्या वितरण को बहुत हद तक क्या करती है? प्रभावित करती है। आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, कम नहीं रहेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्या होगा? आदमी तंगी में आ जाएंगे, वो आर्थिक कारक में आ जाएंगे। क्लियर है? वह कारक जो अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक कारक कहेंगे। जैसे औद्योगिकरण, मजदूरी, कर आदि जनसंख्या वितरण को बहुत हद तक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, खनिज कारक। कैसी कारक? खनिज कारक। क्या बोल रहा है कि खनन और औद्योगिक गतिविधियां
रोजगार उत्पन्न करते हैं। सही बात है। औद्योगिक गतिविधियां और खनन, मान के चलिए कोई खदान से कोयला निकला, तो जहां कोयला निकलेगा उस जगह के लोग उस कार्य में लग जाएंगे, तो उसको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा। देखता उसके बाद औद्योगिक गतिविधियां, खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। लोग को रोजगार की खोज में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं और जनसंख्या को सघन बनाते हैं। सही बात है। लोग रोजगार के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, और जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ क्या करता है, जनसंख्या को घना कर देता है, जनसंख्या वहाँ बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पे अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया तंबा पेटी, ये सब किसके कारण है, औद्योगिक कारक, खनिज के कारक है। कैसा कारक है, खनिज के कारक। यहाँ पे खनिज पाया गया, जहाँ पे खनिज पाया जाएगा वहाँ पे लोग खनन के लिए जाएंगे और वहाँ का आबादी बढ़ा देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, नगरीकरण। कैसा, नगरीकरण। लोग नगर में बसना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था, चिकित्सा का व्यवस्था, बेहतर क्या बोल रहा है, ट्रेन सुविधा या बस सुविधा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पे वहाँ पे औद्योगिक की सुविधा, वहाँ पे रोजगार की सुविधा मिलता है, इसलिए लोग नगर में बसना पसंद करते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, नगरीय कारक। नगरीय नगर रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए बेहतर साधन प्रदान करती है। कौन, नगर। नगर जो है रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के लिए बेहतर साधन प्रदान करती है। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नागरिक जीवन लोगों को नगर में बसने के लिए आकर्षित करती है। सही बात है। किसी नगर में अच्छे नागरिक सुविधा मिले, नगरीय जीवन मिले, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़िया हो, तो लोग बच्चे को वहीं पे लेकर के जाएंगे और उसको पढ़ाएंगे। देखते हैं, अच्छी नागरिक सुविधा तथा नगरीय जीवन लोगों को नगर में बसने के लिए क्या करते हैं, अपने ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, विराट नगर जो है, विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर लगातार आकर्षित कर रहे हैं। कहाँ, विराट नगर, विश्व के विराट। अच्छा, ये नगर है जहाँ पे हर चीज की सुविधा होगा, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, आकर्षित होंगे अपना रोजगार के लिए, अपना बसने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, औद्योगिक कारक। कैसी कारक, औद्योगिक कारक। देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यहाँ हर तरह के लोग का रोजगार चलता है, जैसे श्रमिक, कारखानों के श्रमिक, परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर और अध्यापिका आदि सब अन्य सेवा उपलब्ध कराते हैं, जिससे वहाँ का जनसंख्या सघन हो जाता है। वहाँ का जनसंख्या क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम कंपनी खोले, कंपनी में बहुत दूर दूर से लोग आए, गाँव का भी आए। बहुत दूर से अगर लोग आएंगे, वहाँ पे कंपनी में काम करेंगे तो रहेंगे ही अगल बगल में, तो अगल बगल में रहेंगे तो वहाँ के अगल बगल में जो दुकानदार है वो उसका दुकानदारी चलेगा। वहाँ पे जो आएंगे उसके लिए गाड़ी से आएंगे, तो गाड़ी के लिए उसको परिवहन, गाड़ी वाले को अपना बिजनेस उसका बढ़ जाएगा। जब बीमार होंगे तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा, वो डॉक्टर फिर के लिए भी रोजगार बन जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाए कि बैंक कर्मी बैंक में पैसा कमाएंगे तो बैंक में भी जमा करेंगे या अपने घर भेजेंगे, तो उसके लिए बैंक वाले को भी काम मिल जाएगा। तो एक उद्योग बनाने के लिए बनने में सबको हेल्प मिलता है, सबका काम होता है, सबका कमाई होता है। देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, औद्योगिक क्षेत्र लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यहाँ हर तरह के लोग को रोजगार चलता है, हर तरह के लोगों का क्या चलता है, रोजगार चलता है। जैसे कारखाना में श्रमिक, परिवहन चालक,
को भी रोजगार, दुकानदार को भी रोजगार मिल गया, बैंक कर्मी को भी, डॉक्टर को भी, जो शिक्षक है उसको भी रोजगार मिल गया। सब अन्य सेवा उपलब्ध कराते हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जापान का कोबा, ओसाका जो उद्योग से सघन प्रदेश बन गया है। तो काबा ओसाका जो जगह है वहाँ पे उद्योग ज़्यादा है, लोग वहाँ पे जाएँगे काम करने के लिए, तो वहाँ का क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, लोग धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक आकर्षित होता है। सही बात है। जहाँ पे देखेंगे धार्मिक के रूप में ज़्यादा वो है, सांस्कृतिक के रूप में ज़्यादा बढ़िया नगर है, जगह है, वहाँ पे लोग आकर्षित होंगे, वहाँ पे रहना पसंद करेंगे शांति के साथ। लोग सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्र को छोड़कर धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आ जाते हैं शांति के लिए। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। समझ में आया ये बात क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, बोल रहा है लोग धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक आकर्षित होता है। लोग धार्मिक या सांस्कृतिक के माध्यम से लोग उस जगह पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे धार्मिक के रूप में अच्छा हो, सांस्कृतिक के रूप में अच्छा हो, और वहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक जो अशांति है वो नहीं हो, उस जगह पर रहना पसंद करते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट कीजिएगा, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आया या हमको इम्प्रूव करने का ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तब पता चलेगा ना कि यहाँ पे इम्प्रूव करना है, यहाँ पे आवाज़ को बढ़ाना है या कुछ भी करना है या कंटेंट में सुधार करना है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, फुल्ली वीडियो को देखिए, पूरा एकदम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सारा का सारा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अभी सुविधा नहीं है तो ये पेन और पेपर पे ही पढ़ाना पड़ रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, और दूसरा बात ये है कि अपने दोस्त को भी इस चैनल के बारे में बताइए, इंडो पीसीएस एकेडमी। क्या नाम है? इंडो पीसीएस एकेडमी। इस एकेडमी पे हर क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा, और इजी और सरल लैंग्वेज। अगला क्लास है देखेंगे, इसके बाद जो होने वाला है इसी टॉपिक से जस्ट आगे देखेंगे। अब 2 वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।